Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with a new chapter, issue of debentures. हम लोगों ने शेयर्स पढ़े. शेयर्स में क्या होता है, कंपनी पब्लिक से पैसा लेता है अपना बिजनेस चलाने के लिए, राइट. वैसे ही कंपनी डिबेंचर्स भी इशू करता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर सेम, बट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है शेयर्स का और डिविडेंड्स का, दैट इज़ डिफरेंट. ओके, सो विल अंडरस्टैंड फर्स्ट कि डिबेंचर्स होता क्या है. अब देखो, डिबेंचर क्या है, जैसे आप जब शेयर्स खरीदते हो, कंपनी आपको एक राइट देता है दैट यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी. बट डिबेंचर्स क्या होता है, डिबेंचर्स इज इक्वल टू लोन. उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, उसका जो रूट है, दैट इज इक्विवेलेंट टू कंसिडरिंग इट एज अ लोन फॉर द कंपनी. ठीक है, तो होता क्या है, कंपनी बॉन्ड्स इशू करता है, डिबेंचर्स, ये सब आपका अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है. ठीक है, डिबेंचर्स इशू करता है, बॉन्ड्स इशू करता है किसको, पब्लिक को. इससे क्या होता है, पब्लिक के पास एक पेपर आता है, सर्टिफिकेट, दैट ओके हम लोगों ने डिबेंचर्स खरीदा है, बॉन्ड्स खरीदा है. इस पेपर पे क्या लिखा होता है, सारे डिटेल्स कि सबसे पहले समझो होता क्या. देखो मैं समझाती हूँ यहाँ पर अच्छे से. कंपनी है और यहाँ पे समझ लो पब्लिक है. कंपनी को पैसे चाहिए, कंपनी बहुत सारे तरीके से पैसे ले सकती है. बैंक से ले लेगी, अपने घर से, कुछ रिश्तेदारों से, मतलब काफ़ी सारे तरीके हैं पैसे लेने के. ठीक है, बट बैंक से पैसे लेने को हम लोग क्या बोलते हैं, लोन ले रहा है कंपनी. अपना खुद का पैसा कुछ लगा रहा है तो वो सेल्फ कैपिटल होता है. पर जनरली इतना जो कंपनीज होता है, कंपनी में ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए होता है, यू रिमेंबर. ठीक है, तो जो सेल्फ पैसा लगाते हैं जनरली वो लोग छोटा बिजनेस करते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप करते होंगे या पार्टनरशिप करते होंगे या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जहाँ पे कैपिटल बहुत कम रहता है. कम कैपिटल है तो लोग अपना खुद का सेविंग्स लगा के भी बिजनेस चला लेते हैं बहुत बार. ठीक है, जनरली कंपनी को चाहिए होता है बहुत फंड्स, ह्यूज फंड्स. ठीक है, अब ये कंपनी पैसे कहाँ से लेगी, बैंक्स पैसे देगा कंपनी को इन फॉर्म ऑफ लोन. ठीक है, कोई इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, काफ़ी सारे लोग होते हैं. ठीक है, जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं. क्यों इन्वेस्ट करते हैं, ताकि लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, लोगों को उससे फ़ायदा होता है. ठीक है, फ़ायदा डिविडेंड के फॉर्म में हो सकता है, इंटरेस्ट के फॉर्म में हो सकता है, वो सब आपको धीरे धीरे समझ आएगा. एक बहुत हैफाज़ात तरीके से समझा रही हूँ, बट एकदम बेसिक्स है कुछ. ठीक है, अब देखो, कंपनी को पैसे चाहिए. हम लोगों ने शेयर से पढ़ा था, कंपनी शेयर्स इशू करता है टू रेज कैपिटल. वैसे ही कंपनी पब्लिक से डिबेंचर्स, पब्लिक को डिबेंचर्स इशू करता है. ठीक है, अब इसमें क्या होता है आप समझो. अब क्या होगा, कंपनी है और पब्लिक है. ठीक है, कंपनी पब्लिक को डिबेंचर का पेपर देगा. उसमें लिखा होगा कि आप ये डिबेंचर खरीद लो, 100 रुपये का, 1000 रुपये का, 5000, जो भी अमाउंट है वो है. इस पर आपको क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में बताएगा. तो जनरली डिबेंचर्स पे कंपनी इंटरेस्ट देता है टू पब्लिक. तो पब्लिक के लिए इनकम हो गया इंटरेस्ट, कंपनी के लिए खर्चा हो गया ये इंटरेस्ट. ठीक है, फिक्स रेट रहता है कि 10%, 12%, 9%, जितना भी अमाउंट है उस पर मैं आपको इतना इतना रेट का इंटरेस्ट दूंगा. एंड ये एवरी ईयर इंटरेस्ट होता है. ठीक है, इतना हुआ. अब पब्लिक क्या करता है, पब्लिक कंपनी को पैसे दे देता है. हुआ क्या, कंपनी के पास पैसे आ गए, पब्लिक का इन्वेस्टमेंट हो गया. ठीक है, बेसिक यही है. अब इससे क्या होगा, कंपनी को होगा एक्सपेंस. एक्सपेंस किस फॉर्म में होता है, इंटरेस्ट के फॉर्म में. ये चार्जेबल एक्सपेंस है. आपको समझ आएगा आगे जब आप पार्टनरशिप पढ़ोगे. एक होता है चार्जेबल एक्सपेंस, एक होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ एक्सपेंस. लाइक एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट नहीं भी कमा रहा है तो भी कंपनी को एनी हाउ इन्वेस्टर्स को, दैट इज पब्लिक को, पैसे देने पड़ेंगे इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, एंड जो भी रीपेमेंट होता है उसका भी डिटेल्स बताते हैं. मतलब देखो, जैसे आपने देखा होगा कि शेयर्स जनरली रीपे नहीं होते. कंपनी पैसे ले ली, अब आपको पैसे चाहिए उस शेयर्स के अगेंस्ट में, आप मार्केट में जाके बेच लो उसको. बट डिबेंचर्स के केस में क्या होता है, एक फिक्स्ड पीरियड होता है डिबेंचर्स का, दैट इट इज़ फॉर 10 years, 15 years, 5 years, वॉट एवर इट इज़. एंड उसके बाद फिर जो भी रीपेमेंट करना है उसका भी कंपनी डिटेल बताएगा. सपोज करो आपने 1 लाख रुपए का डिबेंचर खरीदा. ठीक है,
कंपनी ने 1 लाख का डिबेंचर इशू किया, आप लोगों ने खरीद लिया, पब्लिक ने। कंपनी बताएगा कि इस 1 लाख को 5 टुकड़े में बांटूंगा, ये एक बार में पीरियड एंड पे दूंगा, ये ईयरली इतने पैसे दूंगा, उस तरीके से ये रीपेमेंट का भी डिटेल्स बताते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। शेयर्स कंपनी इशू करते हैं, तो जो शेयर्स खरीदते हैं वो कंपनी के मालिक बन जाते हैं। शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जो शेयर्स खरीदते हैं वो कंपनी के मालिक बन जाते हैं। लेकिन जो डिबेंचर्स परचेज करते हैं वो कंपनी के मालिक नहीं बनते, इंस्टेड वो कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स बोलते हैं हम लोग बेसिकली उनको। ठीक है, एंड इनको हम लोग लोन्स की तरह देखते एक तरीके से कि कंपनी ने लोन लिया है फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, अब आप एक चीज़ बताओ, कंपनी जितना शेयर्स इशू करेगा उतने लोग मालिक बनेंगे, मतलब नंबर ऑफ मालिक्स इंक्रीज करते जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ कैपिटल। ठीक है, मतलब डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप आप बोल सकते हो कि सपोज करो पहले कंपनी ने 1 लाख रुपए रेज किया था फ्रॉम 10 पीपल, तो कंपनी के 10 मालिक हुए। अब अगर कंपनी 50,000 रुपये और इशू करता है टू 5 फर्दर पर्सनस, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये 5 भी मालिक, ये 10 भी मालिक, टोटल कंपनी के 15 मालिक हो जाएंगे। ठीक है, अब फिर अगर कंपनी में फ्यूचर में कुछ इशू करता है, कोई नए नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आते हैं, तो नंबर ऑफ मालिक इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब जितना ज़्यादा शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे उतना ज़्यादा हर एक का क्या बोलते हैं उसको, मालिक टर्न याद नहीं आ रहा मुझे, ओनरशिप से राइट कम होता जाता है। मतलब आपको इसका लॉजिक समझाती हूँ, देखो। हाँ, सबसे बेसिक एग्जाम्पल, सपोज पहले 10 मालिक थे, अब हो गया 15। ठीक है, कंपनी को कुछ भी मेजर डिसीजंस लेना होता है वो सब एनुअल जनरल मीटिंग में लेता है कंपनी, ये सब आप आगे जाके बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, अब उसमें चाहिए होता है शेयर होल्डर्स का वोट। ठीक, अब सपोज करो कंपनी ऐसा कोई डिसीजन ले रहा है जो इन 10 में से 5 के फेवर में है, और सपोज करो 6 के फेवर में है और 4 के फेवर में नहीं है। ठीक है, तो अगर ये सिर्फ 10 शेयर होल्डर्स होंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द वोट से ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, बट अब अगर यहाँ पे 15 शेयर होल्डर्स हैं तो अब जो एडिशनल 5 है उनका भी डिसीजन मैटर करेगा, राइट। आप समझ रहे हो क्या है, जितने ज़्यादा लोग होंगे वोटिंग के लिए उतना कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, उतना सबका डिफरेंट ओपिनियंस होगा, हर कोई का अपना चॉइस होगा, समझे। ठीक है, अब आप समझो, आप एक दुकान के मालिक हो, आप सिंगल मालिक हो, आपको ये चीज़ बेटर लग रहा है, या आप एक दुकान के मालिक हो जहाँ पे लैक्स ऑफ शेयर होल्डर्स है, लाखों मालिक है वहाँ पर, ये अच्छा है। आप तो चाहोगे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना, राइट। जितने ज़्यादा मालिक होंगे उतना कंट्रोल लॉस्ट होगा, ये चीज़ समझ है। ठीक है, तो ओवरऑल मतलब है कि जितना ज़्यादा डाइल्यूशन होगा उतना दिक्कत है टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये एक बेसिक सा डिफरेंस है शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स के बीच का। अब हम लोग देखते हैं इसका फीचर्स क्या है। सबसे पहला एक डॉक्यूमेंट होता है जो एविडेंस करता है कि एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि एविडेंस प्रोवाइड करता है कि कंपनी को लोन मिला है। ठीक है, अगर मेरे पास डिबेंचर का एक सर्टिफिकेट है तो वो प्रूफ है दैट मैंने कंपनी को लोन दिया है। ठीक है, फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी है, मतलब कि हर साल एक स्पेसिफिक अमाउंट स्पेसिफिक डेट पे मुझे आएंगे ही, मुझे पैसे मिलेंगे, शॉर्ट वो भी। ठीक है, इंटरेस्ट पेबल होता है प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड रेट, प्रॉफिट कुछ भी हो रेट मेरा फिक्स्ड है कि अगर 10% है तो 10% आई हैव टू रिसीव। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, क्या हो गया मेरा लैंग्वेज का यार, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट बोलने का क्या रीज़न है। सपोज करो, अब मैं फिर से बताती हूँ, देखो शेयर होल्डर्स है, डिबेंचर होल्डर्स है। ठीक है, इनको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, इनका रिटर्न अनसर्टेन होता है। ठीक है, क्यों अनसर्टेन होता है अब समझो। सपोज करो ऐसे बताती हूँ, देखो एक कंपनी है जहाँ पे सेल्स पर 100 का, एक्सपेंसेस हो गया आपके 60 के,
₹40 बचा, ठीक है। नहीं, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा वेग हो जाएगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। किस तरीके से समझाया जा सकता है? अच्छा देखो, ऐसे ऐसे समझो, डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, मतलब प्रॉफिट हो नहीं हो, कम हो ज़्यादा हो, कोई मतलब नहीं है। फिक्स्ड रेट सपोज 10% से मिलना है तो हर साल मेरे को 10% से ही इंटरेस्ट मिलेगा। ज़्यादा प्रॉफिट है तो भी 10% ही मिलेगा, कम प्रॉफिट है तो भी 10% ही मिलेगा। 10% किसका? जो मेरा डिबेंचर का अमाउंट है, बॉन्ड अमाउंट बोलो, डिबेंचर अमाउंट बोलो, जितना मैंने लोन दिया है वो, उस पर मेरे को 10% फिक्स्ड मिलेगा, ठीक है। तो ना फ़ायदा है ना नुकसान है, न्यूट्रल देखा जाए तो बोल सकते हो आप कि प्रॉफिट ज़्यादा हो तो भी मिल रहा है, कम हो तो भी मिल रहा है, नहीं हो प्रॉफिट तो भी मिल रहा है, ठीक। बट शेयर होल्डर्स के साथ ऐसा नहीं होता है। शेयर होल्डर्स में क्या होता है, अगर कंपनी में प्रॉफिट हुआ तो इनको डिविडेंड मिलेगा, वो भी अनसर्टन है डिविडेंड मिलना, क्योंकि अगर मैनेजमेंट को लगता है कि डिविडेंड नहीं दे के जो पैसे हैं उसे हम कहीं और इन्वेस्ट कर दें जिससे कंपनी का ग्रोथ हो, तो मैनेजमेंट वो भी कर सकते हैं। कंपनी को डिविडेंड देना कंपल्शन नहीं है, बट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स देना कंपलसरी है, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो कंपनी डिविडेंड नहीं देगा, तो मतलब शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न मिलना है दैट इज़ वेरी वेरी अनसर्टेन, बट डिबेंचर होल्डर्स को जो रिटर्न मिलना है वो एक फिक्स रेट, फिक्स्ड अमाउंट, सब प्री डिफाइंड होता है, दैट इज़ वेरी वेरी सर्टेन, ठीक है। ये चीज़ समझ आए? तो इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट हो नहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, डिबेंचर होल्डर्स को हमेशा इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलते हैं, अब जो भी ओरिजिनल सम है, ओरिजिनल सम ऑफ डिबेंचर्स दैट इज़ टू बी रीपेड, उसको रीपेमेंट करना कंपलसरी है। या तो आप रीपे करो, उसका कंडीशंस बताओ कि मैं इस साल के बाद दूंगा, मैं इतने साल के बाद दूंगा, मैं इतने इतने अमाउंट से रीपे करूंगा, इतने इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करूंगा, ये सारी चीज़ें कंपनी या तो बताए, या फिर कंपनी क्या करती है बहुत बारी कि उन डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। वो सब कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद हो सकता है इट मे और मे नॉट क्रिएट अ चार्ज ऑन कंपनीज एसेट्स, मतलब कि अब देखो, अब जनरली क्या होता है, सपोज करो आप बैंक से लोन लेने जा रहे हो, होम लोन लेने जा रहे हो, ठीक है। सपोज आपने 20 लाख का लोन निकलवाया बैंक से, बैंक आपसे एक एसेट गिरवी रखवाएगा, ठीक है। अगर आप बैंक से कोई भी लोन लेते हो, बैंक उसके अगेंस्ट में एक एसेट कोलैटरल पे रखवाता है, क्यों? इन केस आप लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाए तो बैंक उस एसेट को जब्त कर लेगा, उससे पैसे निकाल के अपना लोन रिकवर कर लेगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जो डिबेंचर्स इशू होते हैं कायदे से देखा जाता है वो लोन है बिजनेस के लिए, राइट। सो इट मे क्रिएट अ चार्ज अगेंस्ट कोई भी एसेट, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कंपनी कुछ कोलैटरल अपना कुछ एसेट गिरवी रखवा रही है नहीं रखवा रही है, कुछ भी हो सकता है, ओके। उसके बाद क्या बोलते हैं, इट कैन जनरली बी ब्रॉट एंड सोल्ड अप इन स्टॉक एक्सचेंज एट अ प्राइस अबव और बिलो इट्स फेस वैल्यू। अब देखो, जैसे हम लोग शेयर्स का ट्रेडिंग करते हैं, कैसे स्टॉक एक्सचेंज से आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है, ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, उसी तरीके से आप लोग डिबेंचर्स का भी ट्रेडिंग इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब आपने देखा था कि शेयर्स प्रीमियम पे भी इशू होता है, फेस वैल्यू पे भी इशू होता है, शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होता है, ये चीज़ आपको याद होगा। लेकिन डिबेंचर्स जो है वो फेस वैल्यू पे भी इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पर भी हो सकते हैं, डिस्काउंट पर भी हो सकते हैं, तीनों चीज़, ठीक है। आपको इतना क्लियर हुआ? अब देखो, अब डिस्टिंक्शन बताता है बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स, ठीक है। डिबेंचर्स के लिए क्या बोलता है, डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स है कंपनी के, क्यों? कंपनी का लाइबिलिटी है ना, कंपनी जब भी डिबेंचर्स इशू करता है, कंपनी को लोन मिल रहा है, लोन बढ़ेगा लाइबिलिटी क्रिएट होगा, राइट। लाइबिलिटी वही बोल रहा है कि जो डिबेंचर होल्डर्स है क्रेडिटर्स है, इन द सेंस कंपनी का लाइबिलिटी है, कंपनी को रीपे करना है, ठीक है। बट जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर्स होते हैं, ये हो गया। उसके बाद बोलता है डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है, इसीलिए वो लोग एग्जिस्टिंग कंट्रोल पे कोई थ्रेट नहीं लेके आते, जो एग्जिस्टिंग ओनरशिप है उनके कंट्रोल पे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन शेयर्स पे क्या होता है, शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है, एडिशनल शेयर्स इशू होगा, एडिशनल ओनर्स बढ़ेंगे, वोटिंग राइट्स पे थ्रेट है, ठीक है। तो भाई क्या बोल रहे हैं कि उनके पास वोटिंग राइट होता है एंड उसीलिए वो कंट्रोल करते हैं टोटल अफेयर्स ऑफ द कंपनी को। अगला है डिबेंचर्स पे जनरली इंटरेस्ट पेमेंट होता है एट अ प्री डिटरमाइंड रेट, ठीक है। प्रॉफिट हो नहीं हो हमको पेमेंट करना ही करना है। बट शेयर्स पे जनरली डिविडेंड का पेमेंट होता है विच इज़ वास्टली अफेक्टेड बाय द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। मतलब कि प्रॉफिट होगा पेमेंट होगा, डिविडेंड हो सकता है मिले, नहीं है प्रॉफिट तो डिविडेंड नहीं भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट एक और शेयर होता है प्रेफरेंस शेयर,
उसको डिविडेंड हमेशा फिक्स मिलता है, मतलब वो जनरली एक फिक्स रेट से उस पर डिविडेंड मिलता है, ठीक है। उसके बाद बात करें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जो है कंपनी के लिए चार्ज है। चार्ज है मतलब कि प्रॉफिट से हम लोग, मतलब जितना भी हमारा इनकम हो रहा है इससे इंटरेस्ट का भी खर्चा माइनस करते हैं, उसके बाद जाके हमारा नेट प्रॉफिट है, फाइनल प्रॉफिट आता है। बट डिविडेंड जो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अब एक चीज़ समझो, चार्ज और एप्रोप्रिएशन के बीच में डिफरेंस। जो चार्ज होता है ना, वो प्रॉफिट हो या नहीं हो मेरे को देना ही देना है, कंपलसरी है। बट जो एप्रोप्रिएशन होता है वो प्रॉफिट होगा तब तो देंगे, एल्स नहीं देंगे, वैसा होता है, ठीक है, ये समझ आया। तो जो इंटरेस्ट होता है डिबेंचर्स पर वो चार्ज होता है, मतलब प्रॉफिट हो नहीं हो देना ही पड़ेगा। बट जो शेयर्स पर डिविडेंड होता है वो एप्रोप्रिएशन है, इन द सेंस कि प्रॉफिट होगा तब देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स होते हैं। सिक्योर्ड डिबेंचर्स जो कि किसी असेट के अगेंस्ट में सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड है इन द सेंस कि वो डिबेंचर्स सेफ हैं। सेफ कैसे, अगर सपोज करो कंपनी, आप ऐसे समझो, देखो सपोज कंपनी ने 10 लाख का डिबेंचर्स इशू किया, 10 लाख रुपीज़ का डिबेंचर्स इशू किया, ठीक है। उसके अगेंस्ट में एक 8 लाख का असेट गिरवी रख दिया, 8 लाख का असेट है, 12 लाख का असेट गिरवी रख दिया, ठीक है। अब मैं डिबेंचर होल्डर हूँ, मैंने कंपनी को पैसे दिए, ठीक है। अगर कंपनी मेरे पैसे रीपे नहीं कर पाती है तो मेरे पास है राइट कि मैं ये जो असेट कंपनी ने गिरवी रखा है इसको बेच के अपना पैसा ले लूँ। तो ये मेरे लिए एक सिक्योरिटी है, राइट, इसीलिए इसको सिक्योर्ड डिबेंचर्स बोलते हैं, सिक्योर्ड अगेंस्ट एनी असेट। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कोई सिक्योरिटी नहीं है उस पर, ठीक है। मतलब अनसिक्योर्ड में क्या होगा फिर, अगर कंपनी पैसे रीपे नहीं कर पा रही है तो मेरे पैसे गए, डूब गए। कंपनी के पास पैसे होंगे तो कंपनी देगा, नहीं होंगे तो गए मेरे पैसे, ठीक है। रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं जिन डिबेंचर्स का कंपनी रीपेमेंट कर देती है, या तो पैसे देके या तो इक्विटी शेयर्स इशू करके। इरिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं जिन डिबेंचर्स का कंपनी पैसे पूरे लाइफ टाइम में नहीं करती है, अपने कंपनी का जब लाइफ एंड होता है, मतलब जब कंपनी क्लोज होता है उस टाइम पे कंपनी रीपे करेगी, उसको बोलते हैं इरिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल ओवर द मतलब पीरियड ऑफ टाइम कंपनी उसका रीपेमेंट कर देगी, कंपनी का एंड लाइफ क्लोजर तक वेट नहीं करेगी उसमें, ठीक है। फिर होता है ब्योरर, अच्छा रजिस्टर्ड एंड ब्योरर, एक बार ये देखना पड़ेगा मुझे क्या होता है। ओके, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होता है कि जिसमें डिबेंचर होल्डर्स का नाम प्रॉपरली रिकॉर्ड में मेंटेन होता है, द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जिसका नाम रजिस्टर्ड है उन्हीं को पैसे आएंगे, उन्हीं को इंटरेस्ट मिलेंगे, सब चीज़ उन्हीं के नाम पर होगा। बट ब्योरर डिबेंचर्स में क्या होता है कि जिसके पास वो डिबेंचर का पेपर होगा उसको पैसे मिल जाएंगे, जिसके पास वो डिबेंचर का पैसे होगा उसके नाम पे इंटरेस्ट आएगा, या जो भी है कंपनी उसके नाम पे पैसे देगी, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट जो है इट इज पेड टू द होल्डर, जो होल्ड करे डिबेंचर्स को उसी को पेमेंट होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द आइडेंटिटी। ये हो गया। इसके बाद फिर है अगला आपका कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिनको हम इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इक्विटी में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, देखो आपको याद है हमने शेयर्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, शेयर्स इशूड अगेंस्ट कंसिडरेशन। मतलब जैसे आप असेट खरीद रहे हो, असेट के अगेंस्ट में आपको पेमेंट करना था, आपने पेमेंट नहीं किया, आपने कंपनी का शेयर्स इशू कर दिया, ठीक है। अब इसका एक वैसे ही हम डिबेंचर्स के केस में भी करते हैं। इसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट समझो क्या होता है। देखो सपोज ये आपका बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपका शेयर्स है 1 करोड़ का, डिबेंचर्स है आपका 10 लाख का, ठीक है। वैसे ही आपके पास असेट्स है 1.1 का, ठीक है। तो आपका टोटल कितना, टोटल बैलेंस शीट हो जाएगा इधर 1.1, इधर 1.1, या फिर अगर मैं बोलूँ तो 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, ठीक है। अब कंपनी को डिबेंचर्स रिडीम करना है, कंपनी क्या करेगा, या तो कैश से पेमेंट कर देगा, कैश या बैंक से पे कर देगा। इससे क्या होगा, कंपनी का डिबेंचर्स भी ख़त्म हो जाएगा एंड असेट भी मेरा 10 लाख से क्लोज हो जाएगा, तो मेरा वापस से बैलेंस शीट आ जाएगा 1 करोड़ का। ये पहला ऑप्शन है, ठीक है। इसको बोलते हैं पेड थ्रू चेक कैश पैसा। दूसरा क्या ऑप्शन होता है कंपनी के पास, कंपनी का बैलेंस शीट है शेयर्स 1 CR,
डिबेंचर्स 10 lakhs, असेट्स 1.1। कंपनी क्या करता है, कंपनी क्या करता है, ये 10 लाख का डिबेंचर होल्डर्स को पैसे नहीं दे के कंपनी का शेयर्स दे देता है। इससे क्या होगा, शेयर्स का वैल्यू बढ़ेगा, शेयर्स आपका 1.1 का हो जाएगा और डिबेंचर्स आपका हट जाएगा, तो भी आपका बैलेंस शीट फिर भी टैली करेगा। ठीक है, तो आप समझे कंपनी क्या कर रहा है। पहले केस में कैश पेमेंट कर रहा है, कैश पे करके ख़त्म। दूसरे केस में जो डिबेंचर होल्डर्स है उनको शेयर्स इशू कर दे रहा है कंपनी का। ठीक है, तो ये जब शेयर्स कंपनी इशू करता है इसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। मतलब कि जो डिबेंचर्स है आफ्टर द पीरियड कन्वर्ट हो जा रहे टू इक्विटी शेयर्स और टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली इक्विटी शेयर्स ही होता है, तो वी कैन से दैट डिबेंचर्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं टू इक्विटी शेयर्स, हेंस दे आर कॉल्ड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होता है, वो डिबेंचर्स जिनको हम लोग कन्वर्ट नहीं करते हैं बट उनको पेमेंट कर देते हैं आफ्टर देयर पीरियड। ठीक है, ये तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। बट जो शेयर्स है सिर्फ दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिर्फ थोड़ा प्रेफरेंस मिलता है, एक एज मिलता है ओवर इक्विटी, एज इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट। रीपेमेंट क्या, जो शेयर्स का जो पैसा कंपनी वापस करती है एट द टाइम ऑफ कंपनी क्लोजर, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे देगी एंड बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को देगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहता है, कंपनी के बैलेंस शीट में डिबेंचर्स को लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर दिखाया जाएगा बिकॉज वो डेट टर्न लंबे समय के लिए चलता है। बट शेयर्स जो है उसको हम लोग शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल के अंदर दिखाते हैं। ठीक है, डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया जा सकता है टू शेयर्स एज पर द टर्म्स। शेयर्स को खुद से तुम शेयर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, राइट जो चीज़ शेयर है उसको वापस से तुम कन्वर्ट करके शेयर्स लाओगे, नहीं ना। फिर डिबेंचर्स कैन नॉट बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनीज। अब क्या होता है, देखो आपको याद होगा शेयर्स में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर शेयर होल्डर्स में पैसे नहीं देते हैं टू द कंपनी फॉर द अमाउंट्स कॉल्ड, तो कंपनी उनका शेयर्स फॉरफिट कर लेती है। बट ऐसा कुछ डिबेंचर्स में नहीं होता है, तो वही क्या कह रहा है कि डिबेंचर्स को फॉरफिट नहीं किया जाता है बट शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाता है। मेच्योरिटी के टाइम पर डिबेंचर होल्डर्स को अपना पूरा का पूरा पैसा मिल जाता है एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस। पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब कंपनी लिक्विडेट होता है तब जाके पैसा मिलता है। एंड कुछ कुछ केसेस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कभी कभार जो कंडीशंस होगा, जिस कंडीशन पे आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया है उस केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हो सकता है जल्दी पैसा मिल जाए, बट जनरली इक्विटी शेयर होल्डर्स को एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी या कंपनी जब बंद हो रहा है उस टाइम पे ही मिलता है। फिर क्या कहते हैं, अगर लिक्विडेशन का नौबत आ गया और कंपनी के बुक्स पर डिबेंचर्स भी है और शेयर्स भी है, तो फिर सबसे पहले हम लोग डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट करेंगे और शेयर होल्डर्स का बाद में पेमेंट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स हमने पढ़ ही लिया, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। फिर है कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल हो गया, रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल हो गया। ठीक है, रजिस्टर्ड और ब्यूरो डिबेंचर्स हो गया। इसके बाद एक और टाइप ऑफ डिबेंचर बचता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, वो है फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स एंड सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर्स। अब क्या बोलते हैं, फर्स्ट मॉर्गेज है मतलब पहला पेमेंट उनको होगा आउट ऑफ द प्रॉपर्टी चार्ज। अब देखो समझो क्या होता है। सपोज करो कंपनी ने दो टाइप के डिबेंचर्स इशू किए, एक है फर्स्ट मॉर्गेज और एक है सेकंड मॉर्गेज। ठीक है, इनको 10 लाख रुपए का डिबेंचर्स इशू किया, इनको 5 लाख रुपए का डिबेंचर्स इशू किया। ठीक है, एंड इन दोनों के लिए कंपनी ने एक प्लांट पीपीएम था 12 लाख रुपए का, उसको कोलैटरल रखवाया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, 12 लाख रुपए का था, इसको कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह कंपनी ने रखवाया। ठीक है, अब हुआ क्या, कंपनी अपना पैसा रीपे नहीं कर पा रही थी, तो इस 12 लाख का एसेट को हमें बेचना पड़ा। ठीक है, अब आप देखो टोटल 15 लाख का लाइबिलिटी है और 12 लाख का पैसा आ रहा है एसेट बेच के। आप बताओ 3 लाख रुपए का तो नुकसान होगा ना इसमें से किसी को। ठीक है, तो अब क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट मॉर्गेज वाले हैं उनको पहले पैसा मिलेगा आउट ऑफ द एसेट सोल्ड। मतलब ये पहले 10 लाख वालों को पूरा का पूरा 10 लाख रुपए मिल जाएगा। ठीक, अब बचा 2 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए इन 5 लाख में प्रपोर्शनेटली बट जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही लाख मिलेगा और बाकी 3 लाख किसी को भी नहीं मिलेगा, इस तरीके से नहीं, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं।
वो आप धीरे धीरे समझोगे तो आपको लॉजिक समझ आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या होगा, सपोज करो अलग अलग कंडीशंस होते हैं। ठीक है, एक कंडीशन होता है आपका इशू के टाइम का कि कितने किस वैल्यू पे कैसे इशू हो रहा है, और एक होता है रिडेम्पशन के टाइम का। ठीक है, अब क्या होता है, अब एक और कॉन्सेप्ट होता है कि एक फेस वैल्यू हो गया। ठीक है, एक होता है आपका डिस्काउंट और एक होता है आपका प्रीमियम। ठीक है, सपोज करो फेस वैल्यू 100 रुपये का है, डिस्काउंट 90 रुपये में भी हो सकता है, 80 में भी हो सकता है, 70 में भी, कितना भी डिस्काउंट पे कंपनी इशू कर सकता है। प्रीमियम भी कितना भी डिस्काउंट पे कंपनी इशू कर सकता है। ठीक है, अब इशू हो रहा है तो फेस वैल्यू पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है। सिमिलरली रिडेम्पशन हो रहा है तो फेस वैल्यू पर भी हो सकता है, रिडेम्पशन आपका डिस्काउंट पर भी हो सकता है, रिडेम्पशन आपका प्रीमियम पर भी हो सकता है। ठीक है, अब आप सोचो कितना टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस बन सकता है। कंपनी इशू कर रहा है फेस वैल्यू पर, रिडीम करेगा फेस वैल्यू पर। कंपनी इशू कर रहा है फेस वैल्यू पर, रिडीम करेगा डिस्काउंट पर। इशू कर रहा है फेस वैल्यू पर, रिडीम करेगा प्रीमियम पर। ठीक है, उस तरीके से फिर डिस्काउंट पे इशू कर रहा है, फेस वैल्यू पे करेगा, डिस्काउंट पे इशू कर रहा है, डिस्काउंट पे रिडीम करेगा, डिस्काउंट पे इशू कर रहा है, प्रीमियम पे रिडीम करेगा। ऐसे करके कितने 9 केसेस बन सकते हैं आपके। फिर प्रीमियम पे इशू कर रहा है, फेस वैल्यू पे रिडीम करेगा, प्रीमियम पे इशू कर रहा है, डिस्काउंट पे रिडीम करेगा, एंड प्रीमियम पे इशू कर रहा है, प्रीमियम पे रिडीम करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपके 9 केसेस बन जाते हैं। वही केसेस आपके उनमें से एक सेकेंड, अब क्या बोल रहे हैं देखो, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 6 ही केस का जिक्र किया है। 3 केसेस क्या नहीं लिए, रिडेम्पशन एट डिस्काउंट मे बी अ रेयर सर्कमस्टांस इन प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि पार, फेस वैल्यू और डिस्काउंट को एक ही साथ कंसिडर कर लिया। हम लोगों ने अलग अलग बनाया था, इन्होंने एक साथ ही कर लिया। पार पे इशू हुआ, पार पे रिडीम हो रहा है, डिस्काउंट पे रिडीम हो रहा है, डिस्काउंट पे इशू हुआ, पार पे रिडीम हो रहा है, डिस्काउंट पे रिडीम हो रहा है। कुछ भी अलग अलग केसेस जो भी हमने देखे वही सारे यहाँ पे इन्होंने बताए हुए। ठीक है, तो इन अलग अलग तरीके से कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है, रिडीम कर सकती है। हम सबका जर्नल एंट्री सीखेंगे, बहुत सिंपल है, एकदम बेसिक से आप पढ़ोगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने सारा कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट किया है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स था, बस एक ओवरव्यू देने के लिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो से विल स्टार्ट विद इलस्ट्रेशंस। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करना मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक